बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कुछ और कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन और सॉल्व्ड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अक्सर इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है, जैसे अगर मैं एक स्क्वायर ले लूँ और उसके चारों कॉर्नर पे क्यू चार्ज रख दूँ। साइड लेंथ ए है और एक सेंटर पे चार्ज रख दूँ, ठीक है ना, कोई भी कैपिटल क्यू, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू क्या होगा। ये रेगुलर पेंटागन भी हो सकता है, इसके कॉर्नर पे हम सारे कॉर्नर पे क्यू चार्ज रख सकते हैं और सेंटर पे कैपिटल क्यू रख सकते हैं। हेक्सागन हो सकता है। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगा और हमसे पूछेगा सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, जहाँ पे इवन नंबर ऑफ साइड्स होंगी कि ये जो चार्ज होगा वो इस लाइन के अलोंग रिपेल करेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स ये ऐसे रिपल्शन लगाएगा, ये इस तरह से रिपल्शन लगाएगा और ये इस तरह से लगाएगा। तो ये आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि नेट फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप समझ सकते हो, ये सारे फोर्सेस जो रिजल्टेंट होंगे, ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट जो लोग इस तरह से समझेंगे उनको ये 5 फोर्सेस को कैंसिल करने में तकलीफ होगी, उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी यहाँ 0 होगा कि नहीं होगा। बट एक सिंपल रिजल्ट है बेटा, इसका आंसर हमेशा 0 होगा। अगर आप देख लो कोई भी n वेक्टर, सपोज 2 वेक्टर आप अप्लाई कर रहे हो, है ना, 2 वेक्टर, तो एंगल है 2π/2, है ना, जितने वेक्टर होंगे 2π/n, और यानी कि 180 डिग्री पे अप्लाई करोगे तो आंसर रिजल्टेंट हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, 0, रिजल्टेंट की वैल्यू 0 आएगी। सिमिलरली अगर आप 3 फोर्सेस ले लो 120 120 120 पे 2π/3, 3 वेक्टर हैं तो 2π/3 पे लोगे तो आप देखोगे कि ये एंगल अगर 120 है तीनों के तीनों, तो इनका रिजल्टेंट भी 0 आएगा। कैसे आएगा? तो अगर इस लाइन के अलोंग देखो तो ये वाला फोर्स F है और इसके 2 कंपोनेंट कर देंगे, बीच से जो लाइन पास होगी 60 एंगल बनाएगा। तो इधर की तरफ F cos 60 इंटू 2 और F sin 60 F sin 60 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी F के बराबर होगा। तो ये और ये कैंसिल आउट होके नेट आंसर 0 आ जाएगा, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। मतलब 3 फोर्स हैं, इक्वल फोर्सेस, और किन्हीं भी 2 के बीच का एंगल 2π/3 है। ऐसे यहाँ पे 4 फोर्स हैं, 2π/4 यानी 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे 5 फोर्स होंगे, यहाँ पे 6 होंगे। तो कोई भी अगर n फोर्सेस हैं किसी पार्टिकल पे लग रहे हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है और ये जो एंगल है एडजेसेंट के बीच का ये 2π/n है, तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर ऑलवेज 0 होगा। वो कितने भी चार्जेस हो सकते हैं, जैसे अगर रिंग है, मान लो कंटिन्यूअस चार्ज है, इस रिंग की पूरी सरफेस पे चार्ज है, तो इसे आप इनफाइनाइट साइड्स का पॉलीगन मान सकते हो। सेंटर पे कोई चार्ज रखा है तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कोई एलिमेंट लेंगे तो फोर्स ऐसे लगाएगा, उसी के डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होगा, फोर्स ऐसे लगाएगा। ये एलिमेंट फोर्स ऐसे लगाएगा तो ये एलिमेंट ऐसे लगाएगा। तो इस तरह से सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। मतलब बस रिंग के सेंटर पे अगर मैं कोई चार्ज रख दूंगा तो उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ऑल राइट। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता। ट्विस्ट करके क्या पूछा जाता है, सपोज हमारे पास एक
रेगुलर पेंटागन है, सभी कॉर्नर से ये ए बी सी डी और ई, सभी कॉर्नर से स्मॉल आर डिस्टेंस है और सभी कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है एक्सेप्ट 1 पॉइंट ई को छोड़ के सभी पे क्यू चार्ज रखा। अब हमने कहा फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट सेंटर। तो इसमें नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें 1 2 3 4 फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो जो 4 फोर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होगा, अगर मैं इसे पॉइंट ओ कह देता हूँ सेंटर को, तो ओ पे या क्यू पे ए की वजह से 4 फोर्स मान लो F1 है प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इन चारों का रिजल्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। अब बजाय इसके कि हम इन चारों की वैल्यू निकालें, उन्हें वेक्टर की तरह ऐड करें, तो इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट। तो क्या करेंगे, कुछ इनडायरेक्ट वे में बच्चों इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर 5वां चार्ज भी होता तो कितना फोर्स लगता, तो लगता F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 और जिसकी रिजल्टेंट वैल्यू 0 होती। मतलब अगर इस चार्ज को पुट कर दें तो एक फोर्स और एक्स्ट्रा लगेगा और उस सिचुएशन में रिजल्टेंट 0 होगा। लेकिन इसके होने या ना होने से ये 4 पार्टिकल जो अपना फोर्स लगा रहे होंगे उस पर तो फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब है जब ये है तब भी इन चारों का फोर्स उतना ही होगा और जब ये नहीं होगा तब भी ये चारों फोर्स वैसे ही होंगे। हमें तो इन चारों का सम निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 दिस इज इक्वल टू माइनस F5, है ना। इसका मतलब इन चारों के फोर्सेस का जो सम होगा, वेक्टर सम, वो 5वें के द्वारा लगाए गए फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, बस जो F5 की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन आएगी इस नेट फोर्स की। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो वैल्यू आएगी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 की, ये इसकी वैल्यू के बराबर होगी। तो ये डिस्टेंस R और यहाँ पे अगर इस उतना ही चार्ज होता तो K बाई डिवाइड बाई R स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड होता। और F5 की डायरेक्शन चूँकि अगर ये प्लस Q यहाँ पे एज्यूम करते तो फोर्स E से O की तरफ ऐसे लगता, लेकिन उसका निगेटिव है तो O से E की तरफ लगेगा। तो ये माइनस लगा लेते हैं और E से O की तरफ, तो ये माइनस जब इधर एडजस्ट कर दोगे तो Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर O से E की तरफ डायरेक्शन होगी। ये यूनिट वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों कि एक रेगुलर पॉलीगन अगर है और उसकी एक हमने चार्ज को हटा दिया तो रिमेनिंग n-1 चार्जेस की वजह से जब भी नेट फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो फोर्स की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी उस एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से होगी। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। चलिए, तो सेम कॉन्सेप्ट पे एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों। जैसे हमसे कहा जाएगा एक नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है ऑफ रेडियस R। एक नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसकी रेडियस R है। हमने क्या किया, उस रिंग में पूरा चार्ज Q था, प्लस Q मान लेते हैं,
और यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा है और इस रिंग की सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। अब हमने क्या किया, इस रिंग का एक छोटा सा पोर्शन कट करके निकाल दिया, बहुत छोटा है, जिसकी लेंथ जो है स्मॉल डी है। ये पोर्शन, इस पे चार्ज है, मैं बना नहीं रहा हूँ, कट करके हमने निकाल दिया और सेंटर पे क्यू चार्ज में भी रखा है। तो जब हमने स्मॉल पोर्शन कट करके निकाल दिया तो हमसे पूछा जाएगा फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिंग। बचे हुए रिंग की वजह से फोर्स कितना लगेगा बच्चों। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, और ये डी जो है इसकी रिंग की रेडियस आर है एंड डी इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। तो बच्चों यहाँ पर ये चूँकि बहुत छोटा टुकड़ा कट किया है, तो जितना भी टुकड़ा कट किया है इसे यू कैन ट्रीट इट लाइक ए पॉइंट चार्ज, राइट। तो अब बच्चों आप ऐसे समझो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट चार्जेस, सबका रिजल्टेंट ज़ीरो था। मतलब जितने भी यहाँ अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट कट कर दूँ तो सारे के सारे इस पर जो फोर्स लगा रहे होंगे ऐसे चारों तरफ, उन सभी का रिजल्टेंट क्या था, ज़ीरो था। अब एक छोटा सा टुकड़ा आपने कट कर दिया है ना, तो अगर मैं इस पूरी रिंग के दो टुकड़े कर दूं, एक रिंग को मैं मान लूं, एक जो एलिमेंट कट करके निकाला है वो एलिमेंट प्लस रिमेनिंग पार्ट, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो रिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ये रिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको पता है कि रिंग की वजह से इस पे नेट फोर्स ज़ीरो था, यानी अगर मैं कहूँ फोर्स ड्यू टू दैट एलिमेंट, वो एलिमेंट जो काट के निकाला है उसकी वजह से, प्लस फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, नेट ज़ीरो था, है ना। रिमेनिंग पार्ट में ये पूरी रिंग आती है और एलिमेंट में ये आता है। अगर इन दोनों को जोड़ दो मतलब पूरी रिंग का फोर्स हो गया बेटा। इसका नेट ज़ीरो था, इसका ये मतलब है कि जो एलिमेंट का या रिमेनिंग पार्ट का फोर्स होगा वो उस एलिमेंट के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उसके बराबर होगा और डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा। तो सबसे पहले अगर हम उस चार्ज क्या है एलिमेंट पे ये कैलकुलेट करें तो आप देखिए टोटल चार्ज Q था, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा Q अपॉन 2 पाई R, है ना। अगर मैं उसमें स्मॉल चार्ज dq मान लूँ तो ये है Q अपॉन 2 पाई R, इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट क्या है d। तो ये एक छोटे से टुकड़े पे स्मॉल चार्ज आ जाएगा कैपिटल QD अपॉन 2 पाई R, ठीक है ना। और इस छोटे से टुकड़े पे जो चार्ज होगा, यहाँ पे जो चार्जेस हमने कट करके निकाला है, अगर मैं इस पॉइंट को O कह दूँ, इसे P कह दूँ, तो वो इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएगा, ठीक है। में जो एलिमेंट का फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, बट रिमेनिंग पार्ट का फोर्स उसके जस्ट अपोजिट है, तो रिमेनिंग पार्ट का जो फोर्स लगेगा वो P की डायरेक्शन में लगेगा टूवर्ड्स P, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इट इज़ K स्मॉल q इंटू DQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और चूंकि एलिमेंट की डायरेक्शन जो है वो P से O की तरफ है तो ये माइनस साइन इंक्लूड करके जो इसकी डायरेक्शन आएगी, ठीक है ना, जो रिमेनिंग फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो आपकी O से P की तरफ आएगी। तो O से P की तरफ डायरेक्शन चली जाएगी, ठीक है। अब इसकी अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो इट विल बी KQ कैपिटल QD डिवाइडेड बाई 2 पाई R क्यूब, डायरेक्शन है OP वेक्टर के अलोंग। तो इस तरह से बच्चों आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये जितने भी प्रॉब्लम हैं सारे के सारे प्रॉब्लम सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो अब चलिए थोड़ा सा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल पे बेस्ड।
charged particles when other charges are fixed। जब बाकी के चार्जेस फिक्स्ड हैं तो चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करना है। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे दो फिक्स्ड चार्ज हैं, एक प्लस क्यू और एक प्लस 4q। ये भी फिक्स्ड चार्ज है, ये भी फिक्स्ड चार्ज है, और इस लाइन को मैं ए बी लाइन कह देता हूँ। ये एक लाइन है। तो हमें बताना है कि एक थर्ड चार्ज है हमारे पास प्लस छोटा q सपोज, है ना। तो एक थर्ड चार्ज है, उसे कहाँ रखा जाए इस लाइन में, इस लाइन पे मैं कहाँ पुट करूँ कि इक्विलिब्रियम में रहे, ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, है ना। तो आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट पोजीशन ऑन दिस लाइन ए बी वेयर वी शुड पुट दिस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फॉर विच इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो सबसे पहले हम इस पूरी लाइन को 3 रीजन में डिवाइड करेंगे, लेफ्ट वाला रीजन, बीच वाला रीजन और राइट वाला रीजन। तीनों रीजन में हम फोर्स की डायरेक्शन एनालाइज करेंगे। देखिए ये दो फिक्स चार्ज, हमें इनके इक्विलिब्रियम की बात नहीं करनी, हमें इसको तीसरे को जब उसको हम रख रहे हैं उसके इक्विलिब्रियम की बात करनी है। तो उस चार्ज पे जिसको हम रख रहे हैं उस पे दो फोर्स लगेंगे, एक इसकी वजह से लगेगा, एक इसकी वजह से लगेगा। तो दोनों फोर्स आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए बेटा। और दो ही फोर्स अगर पार्टिकल पे लग रहे हैं तो दोनों फोर्स इस तरह से लगें इक्वल एंड अपोजिट, तभी नेट फोर्स 0 हो सकता है। दो फोर्स के केसेस में अगर एंगल 180 के अलावा कुछ और हुआ और फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट नहीं हुए तो नेट 0 पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि अगर मैं इस रीजन में कहीं रख दूंगा चार्ज को, तो इस रीजन में ये वाला चार्ज, तो कि तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो हालांकि अगर इस चार्ज का साइन नहीं भी दिया है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ आपको। तो प्लस क्यू को रिपेल करेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, और ये प्लस 4q को रिपेल करेगा, ये भी ऐसे फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आएंगे, रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0, है ना। अगर नेगेटिव होगा तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, दोनों इस डायरेक्शन में आएंगे तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज भी होता तो भी इस रीजन में कोई इक्विलिब्रियम नहीं मिलता, ठीक है ना। इसी तरह बीच वाले रीजन में अगर हम देखें तो बीच वाले रीजन में अगर हम कहीं पे रख रहे हैं चार्ज को, तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज हमने रखा तो ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F1, और ये 4q इस डायरेक्शन में लगाएगा F2। तो एक फोर्स अपोजिट है यानी कैंसिल होने के चांसेस हैं, तो इस यहाँ पर पॉइंट हमें मिल सकता है। तो अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। इस रीजन में अगर देखेंगे तो 4q की वजह से प्लस q पे चार्ज फोर्स ऐसे रिपल्सिव लगेगा, ये अवे फ्रॉम द चार्ज फोर्स लगाएगा, और ये जो ये वाला पॉइंट चार्ज है ये भी ऐसे फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर भी 0 हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि इन दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में ही हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस है, तो यहाँ से अगर ये डिस्टेंस बीच की d है तो यहाँ से d - x हो जाएगी। ये डिस्टेंस आपको d गिवन होगी प्रॉब्लम में, और आपको x कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर लेते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे तभी नेट फोर्स 0 होगा। तो F1 = F2 करते हैं, तो K अपॉन x² K4QQ अपॉन d - x का स्क्वायर। तो K कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, इसे अंडर रूट ले लेंगे तो 1/x आएगा, 4 का अंडर रूट 2 आएगा, 2 अपॉन d - x। यहाँ से d - x = 2x, x की वैल्यू आ रही है d/3, मतलब इस चार्ज से d/3 आएगा। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लिखने की जरूरत नहीं, जब माइनस लिखोगे तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, वो नेगेटिव रूट आ जाएगा। इसका मतलब वो पॉइंट हमने यहाँ से x इस डायरेक्शन में माना है, वो पॉइंट इधर पहुँच जाएगा जो कि पहले से क्रॉस हो चुका है, मतलब x की वो वैल्यू हमें नहीं चाहिए बेटा। यानी x = d/3 पे हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से d/3 डिस्टेंस होगा और इससे 2d/3 होगा,
ये हमारा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन ये भी होता है कि ये इक्विलिब्रियम किस तरह का होगा। ये प्लस क्यू है, ये प्लस 4q है और बीच में पॉइंट ये रखा है। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पर दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। अभी ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। अब इसे अगर आप इस डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, अगर थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में लाएंगे तो इसके डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो ये रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। मतलब लेफ्ट में लाने पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा तो पार्टिकल इधर की तरफ भागेगा। अगर आप इधर लाएंगे तो इससे नज़दीक हो जाएगा, 4q से नज़दीक हो जाएगा, तो इसका रिपल्शन ये फोर्स बड़ा हो जाएगा, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इधर लाने पे पार्टिकल इधर की तरफ भागेगा। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे नेट फोर्स 0 है। और जब आप राइट में ले जाओगे तो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में ले जाओगे राइट में आएगा। तो फोर्स का नेचर रीस्टोरिंग टाइप है, मतलब ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है ना। और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो यही फोर्सेस अट्रैक्टिव होते, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यही होता पर अनस्टेबल होता। ध्यान रखें, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम को, कि जो पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टेबल होता है वहीं पे नेगेटिव चार्ज के लिए अनस्टेबल होता है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ तो नेगेटिव चार्ज के लिए स्टेबल होता है। ओके, तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ के।